दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, या फिर क्रिटिकल मोमेंट्स में लोग बस देखते ही रह जाते हैं बिना कोई मदद किए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 3 बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में, जिनमें से पहला है सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, जो हमें हमारे आसपास के माहौल से अफेक्ट करता है। दूसरा है बाइस्टैंडर इफेक्ट, जो हमें किसी की हेल्प करने से रोकता है। और तीसरा है मोरल जस्टिफिकेशन, जिसके चलते हम गलत चीजों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि आज हम इन्हीं पावरफुल इफेक्ट्स को डीपली समझने वाले हैं और इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे जो कि पास्ट में हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। दोस्तों, 1972 में एक रियल लाइफ ट्रेजिक मोमेंट हुआ था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के साथ, जिसे एंडीज फ्लाइट डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ यह था कि 12 अक्टूबर साल 1972 को साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में, और इसमें बैठे थे रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स थे। तो इन प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए थे। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, इसमें सिर्फ 3 घंटे लगने थे। लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पाई जाती हैं, और यही पहाड़ियां उन पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ी होने वाली थी। 12 अक्टूबर के दिन इन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुक जाएंगे और अगले दिन उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है, और फिर अगले दिन ये विमान दोबारा टेक ऑफ करता है, और कुछ देर तक सफर काफी सुहाना रहता है। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है, और प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। प्लेन के चारों तरफ बादल आ जाने के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण प्लेन एक पहाड़ी से जाकर टकराता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसमें कि कुछ पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब चूंकि प्लेन क्रैश हो चुका था, इसलिए उनके पास ज्यादा कुछ खाने को भी नहीं था। उन्होंने कुछ दिनों तक चॉकलेट्स, एलमंड्स और जैम जैसी चीजों को, जो कि प्लेन में ही थी, उनको खाकर बिताए। 11वें दिन तक इनका खाना खत्म हो चुका था, और ऐसी सिचुएशन में जब भूखा मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा लाशों को खाने का। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की लाश को खाना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से 45 में से कुल 16 लोग ही उस क्रैश में बच सके। अब देखो, अगर किसी नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान से अगर पूछोगे कि क्या आप कभी किसी इंसान को खाना चाहोगे, तो कोई भी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेगा और मना कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके हम पहले बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे, जो कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था। उसमें भी यही बताया गया था कि अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहाँ लोगों के हाथ में पावर हो, तो वो उस पावर का इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से करने लग जाएंगे। नंबर 2, बाइस्टैंडर इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप किसी का मर्डर होते हुए देखो, तो क्या आप उस इंसान को बचाने के लिए जाओगे, या फिर क्या आप उस मोमेंट पर पुलिस को कॉल करोगे? इस केस में ज्यादातर लोगों का आंसर होगा यस। बट 1964 में न्यूयॉर्क सिटी में किटी जेनोविस नामक एक महिला एक दिन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। तभी एक आदमी जिसका नाम विंस्टन मूजले था, उसने किटी जेनोविस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो किटी को असॉल्ट करने लगा और चाकू से उसकी बॉडी को घोंपने लगा, और ऐसा वो लगातार 30 मिनट्स तक करता रहा। इस दौरान किटी जेनोविस कई बार रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, और उसने लोगों से भी मदद की कई बार गुहार लगाई कि मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार रहा है। बट इतना चिल्लाने, रोने, गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वहाँ पर कई सारे लोग थे जो ऐसा होते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी किटी की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, जिनमें किटी के कुछ नेबर्स भी थे। इनफैक्ट 37 लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा, लेकिन फिर भी कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने उनकी मदद क्यों नहीं करी, तब ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई यही था कि सबने ये एज्यूम किया कि कोई और उसकी मदद कर देगा। नाउ इसी को लेकर फिलिप जिम्बार्डो एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, द
मोर पीपल प्रेजेंट द रेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एनी वन पर्सन फील्स टू एक्ट। यानी कि जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि कोई एक उस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। नाउ इस एग्जाम्पल से सीखने वाला लेसन ये है कि कल को भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जहां आप किसी भीड़ वाली जगह पर हो और आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा हो, तब बचाओ बचाओ बोलने की या ये एज्यूम करने के बजाय कि कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करेगा, इन सब के बजाय आप लोगों से स्पेसिफिक होके हेल्प मांगो। जैसे कि आप कह सकते हो कि ओ रेड शर्ट वाले भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प करो, या फिर ओ व्हाइट सूट वाली मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए। या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके उनसे बोल सकते हैं कि आप एटलीस्ट पुलिस को तो कॉल कर दो। जब आप स्पेसिफिक होके हेल्प मांगोगे तब चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आके आपकी हेल्प करेगा या करेगी या किसी और को आपकी मदद के लिए बुलाएगा। तो इस तरीके से आप बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से बच सकते हो। नंबर 3, मोरल जस्टिफिकेशन। दोस्तों 1692 में सलेम विच ट्रायल्स के नाम से एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था। मैसाचुसेट्स में पुरिटन नाम की एक कम्युनिटी थी जिन्होंने ये मान्यता बनाई कि उन्हें अपनी सोसाइटी से ईविल यानी कि बुराई को खत्म करना है, जिसके लिए उन्होंने वहाँ की बहुत सारी औरतों को मारना चालू किया जो कि काला जादू करती थी। उन्होंने बहुत ही मैसिव स्केल पर औरतों के साथ बहुत ही डरावने और दिल दहला देने वाले एक्ट्स करना स्टार्ट कर दिए। उनको जेल में डालकर टॉर्चर करना, फांसी लगा देना, बुरी तरह से पीटना और भी न जाने क्या क्या। और ये सभी चीजें हो रही थी सभी महिलाओं के साथ जो कि काला जादू करती थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपनी सोसाइटी को प्योरीफाई करना था जो कि इन महिलाओं की वजह से ईविल हो गई थी, और इसीलिए वो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे महिलाओं के साथ। जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि फ्रेम योर एक्शंस एज सर्विंग ए नोबल पर्पस एंड यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। यानी कि आप अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई कर सकते हो ये कहकर कि आप ये सब बुराई को हटाने के लिए कर रहे हो या फिर एक ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हो। आपने देखा भी होगा कि कई सारे लोग मासूम पशुओं की बलि दे देते हैं ये कहकर कि इससे हमारे कर्म शुद्ध होंगे या हमें स्वर्ग मिलेगा या हमें बेहतर हूरें मिलेंगी और भी न जाने क्या क्या। ऐसी अनगिनत सुपरस्टिशियस एग्जांपल्स आप देखते होंगे अपनी एवरीडे लाइफ में। अगर अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। प्ले एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। दोस्तों इस लेसन को समझने के लिए हिस्ट्री का एक एक्सट्रीम एग्जांपल आपको बताता हूँ जो 1968 में हुआ था वियतनाम वॉर के टाइम पे, जिसे माय लाए मैसेकर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि यूएस और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी। तब यूएस के कुछ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स माय लाई नामक एक गाँव में घुस गए। न उन्हें ऑर्डर मिला था कि वियटकॉन्ग की फोर्सेस अगर उन्हें वहाँ मिले तो उनको मार देना है, लेकिन जब यूएस सोल्जर्स उस विलेज में पहुंचे तो वहाँ वियटकॉन्ग का कोई भी सोल्जर नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ अनआर्म्ड सिविलियंस थे जो कि अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी और बाकी लोग खेती बाड़ी इस तरह के कामों में लगे थे। बावजूद इसके लेफ्टिनेंट विलियम कैली ने अपने सोल्जर्स को उन ग्रामीणों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वहां नरसंहार शुरू हो गया, जिसमें कैली ने स्वयं कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी। अपने बच्चों को बचाने वाली माताओं को गोली मार दी गई और जब उनके बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें भी मार दिया गया। झोपड़ियों में आग लगा दी गई और जो भी अंदर था जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोलियों से भून दिया गया। निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के अलावा सैनिकों ने अनगिनत पशुओं का वध भी किया, अज्ञात संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार किया और गांव को भी जला दिया। बताया जाता है कि कैली ने दर्जनों लोगों को, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनको मशीन गन से मारने से पहले उन्हें बेरहमी से खाई में घसीटा था। इस नरसंहार के खत्म होने तक 504 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 182 महिलाएं थी और उनमें से भी 17 महिलाएं ऐसी थीं जो प्रेग्नेंट थीं और 173 बच्चे, जिनमें 56 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 1 वर्ष से कम थी। नाउ इस पूरी घटना के बाद जब सोल्जर से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने अपने एक्शंस को ये कहते हुए जस्टिफाई किया कि वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम हायर रैंक ऑफिशियल्स, यानी कि हम सिर्फ हायर रैंक से मिले ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। नाउ ये एग्जांपल आपको बताता है कि कैसे अगर आप किसी इंसान को एक रोल प्ले करने को बोलो, एक आइडेंटिटी दे दो या उसे एक टाइटल दे दो, तो कई बारी लोग उसे आंख बंद करके फॉलो करने लग जाते हैं और ऐसा करते वक्त वो खुद के हिडन एजेंडाज को पूरा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और इसी को लेकर साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि गिव पीपल ए टाइटल एंड दे लिव अप टू इट ऑफन इन एक्सट्रीम वेज, यानी कि लोगों को एक टाइटल दे दो तो वो उसे एक्सट्रीम्स में भी फॉलो करेंगे। और ये करने के लिए कई बारी साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे बोलते हैं डीह्यूमनाइजेशन, टर्निंग पीपल इनटू अदर्स। दोस्तों एक काफी शॉकिंग रियल लाइफ एग्जांपल इसका रवांडा जेनोसाइड का है जो कि 1994 में हुआ था। बेसिकली रवांडा में 2 तरह की कम्युनिटी पीसफुली रहती
थी, हुतू और तुत्सी। तुत्सी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में थी, तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स और मिलिटियंस ये सभी तुत्सी लोगों को ये कहकर प्रचार कर रहे थे कि ये लोग मनुष्य से कमतर हैं और उन्हें एनईएनजी यानी कि कॉकरोचेस और एनजोका यानी कि सांप कहकर बुलाया करते थे। और ये चीज रेडियो ब्रॉडकास्ट में, पैम्पलेट्स में, स्पीचेस में लाइव ब्रॉडकास्ट होती थी पूरे के पूरे देश में, जिस वजह से लोग तुत्सी लोगों को सांप और कॉकरोचेस की तरह समझने लगे। और इसके साथ ही तुत्सी लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडास चलाए गए, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और फैब्रिकेटेड स्टोरीज फैलाई गई। और इसके बाद हैवानियत की जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय के लोगों को कॉकरोचेस और स्नेक्स की तरह मारना शुरू कर दिया। पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा था, हस्बैंड अपनी वाइफ्स को मार रहे थे क्योंकि वो तुत्सी कम्युनिटी की थी। सड़कों पर खून बह रहा था, तुत्सी लोगों को बिना किसी दया के मारा काटा जा रहा था। उन्हें स्कूल्स, चर्चों, अस्पतालों और यहाँ तक कि जेलों में भी मार दिया गया। तुत्सी कम्युनिटी की महिलाओं और बच्चों के साथ मासिस ने बलात्कार किया और उन्हें मार डाला। और ऐसा लगातार 100 दिन तक चलता रहा। 100 दिन के अंदर ही 8 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार हो चुका था। और ऐसा क्यों हुआ? वेल, इसके कई बड़े रीजंस हैं, लेकिन डीह्यूमनाइजेशन उनमें से एक इम्पोर्टेंट रीजन है। बिकॉज इफ यू सी समवन एज लेस देन ए ह्यूमन, इट्स इजियर टू जस्टिफाई हार्म। डीह्यूमनाइजेशन कई बार लोग सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी करते हैं, जैसे कि मास्क पहन लेंगे या फिर एनोनिमस यूजर नेम के थ्रू जो मन चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, लोगों को बुरा भला बोलेंगे और अपने भीतर की गंदगी सामने रख देंगे। प्लस इसके साथ ही एक बहुत हार्मफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग या फिर कलेक्टिव ब्लाइंडफोल्डनेस। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी हम वो काम कर देते हैं जो आसपास के सभी लोग कर रहे होते हैं। आप कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां सारे लोग यस बोल रहे हैं, इसलिए आप भी यस बोल देते हैं। सोसाइटी में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कुछ अलग करने का है, फिर भी आप ना चाहते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ग्रुप प्रेशर की वजह से। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में होते हैं तो ऐसी चीजें कर देते हैं जो थोड़ी स्टूपिड टाइप की होती हैं। हम अकेले होते तो शायद वो काम या चीज नहीं करते। वेल, ऐसा होता है ग्रुप थिंकिंग की वजह से, क्योंकि कलेक्टिवली जब हम ग्रुप थिंकिंग में होते हैं तो कई बार हमारा आईक्यू थोड़ा कम हो जाता है और हम भी वही करने लगते हैं जो ग्रुप के बाकी लोग कर रहे होते हैं। नाउ ये चीज छोटे मोटे लेवल पर तो प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन यही चीज अगर बड़े लेवल पर हो तो बहुत नुकसान भी कर सकती है। वेल, इसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ इंसिडेंट देखने को मिला जनवरी 1986 में, जब एक स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर हुआ था ग्रुप थिंकिंग की वजह से। तो हुआ ये था कि जो नासा के इंजीनियर्स थे उन्होंने रॉकेट लॉन्च से पहले एक कंसर्न रेज किया कि जो रॉकेट की ओरिंग से उनकी सील फेल हो रही है ठंडे वेदर के कारण। और ये चीज उन्होंने लॉन्च डे के दिन ही बताई थी। उन्होंने बताया कि लो टेम्परेचर की वजह से सील मेल फंक्शन कर सकती है, जिसके कारण कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बावजूद इसके नासा ने रॉकेट लॉन्च किया क्योंकि लॉन्च कई दिनों से डिले हो रहा था। एक्चुअली में लॉन्च 23 जनवरी 1986 को होना था, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण ये डिले होता गया। और सबकी एक कलेक्टिव थिंकिंग थी कि चलो इसे आज यानी कि 28 जनवरी 1986 को ही लॉन्च करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब इसकी वजह से पता है क्या हुआ? वो लॉन्चर कुछ देर तक तो ठीक चला, लेकिन 73 सेकंड्स के बाद वो ब्लास्ट हो गया और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। नाउ ग्रुप थिंकिंग जो होती है वो कई बार एक प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हम ग्रुप के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन नहीं ले पाते, चाहे फिर वो ग्रुप गलत ही क्यों न हो। इससे हम एक लेसन सीख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज एक बड़ा ग्रुप कोई बात बोल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। और कई बार ग्रुप में होने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बट उस टाइम आपको खड़े रहना है और आपको याद रखना है कि एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिससे आपको लड़ना है और गलत के खिलाफ फिर भी आवाज उठानी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।